हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अभी तक मैंने आपको सभी एलिमेंट जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ थी वो बता दिया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का लॉजिक क्या है? स्मॉलर साइज, हायर न्यूक्लियर चार्ज एंड स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण इसके पास लिगेंड को ऑक्यूपाई करने की पोजीशन, खाली लिगेंड को ऑक्यूपाई करने की कैपेबिलिटी रहती है, इसलिए ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन हम लोगों ने बात किया कलर के फॉर्मेशन के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि दिस इज ड्यू टू डी डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, जो कि डी डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण होता है। विजिबल रेंज की लाइट के एब्जॉर्प्शन पर भी इलेक्ट्रॉन लोअर डी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जंप करता है। तो कुछ क्वांटिटी तो वो एब्जॉर्ब करेगा और कुछ वो एमिट कर देगा, जिसके कारण कलर का ओरिजिन होता है। तो डी डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज द लॉजिक ऑफ द ओरिजिन ऑफ कलर। और बाकी चीज़ें आपको क्लियर है। डी के पास 5 ऑर्बिटल होंगे। इनिशियली इट इज कंसीडर्ड एज डी जनरेटेड, बट by the approach of ligand, by the attack of ligand, it is split into two types, that is T2G and EZ on the basics of their orientation। अपने orientation के बेस पर ये दो हिस्से में बट जाते हैं, T2G और EZ, जिसमें एक लोअर और एक हायर एनर्जी का सेट बनता है। और लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आसानी से हायर एनर्जी में जाता है। बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है, इसलिए प्रोसेस बहुत इजीली होता है। और इसीलिए ट्रांजिशनल मेटल के आयंस और कंपाउंड कलर शो करते हैं। देन हम लोगों ने बात किया इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब आटम का क्रिस्टलाइजेशन होगा तो देयर आर सम एम्प्टी स्पेसेस, कुछ एम्प्टी स्पेस खाली बचेगा, और उन एम्प्टी स्पेसेस को स्मॉल साइज के नॉन मेटल एटम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, जैसे आयरन के अंदर कार्बन का प्रेजेंस, प्लैटिनम और पैलेडियम के अंदर हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जिसका नॉन स्टोक्योमेट्रिक, जिसका स्टोक्योमेट्रिक रेशो डिस्टर्ब हो जाता है। ये ना तो परफेक्टली आयोनिक बॉन्डेड होते हैं, ना तो कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, और ना ही कोवेलेंस, ना ही बैलेंसी, कॉमन बैलेंसी रूल को ओबे करते हैं। इससे कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ता है। बॉइलिंग, मेल्टिंग, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इन सब चीज़ों पर इफेक्ट आएगा इसका। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। इंटरस्टिशियल्स के बाद हमने बात किया अबाउट द एलॉय फॉर्मेशन। तो व्हाट इज द एलॉयज? एलॉयज क्यों बनते हैं? व्हाट इज द व्हाई एलॉयज आर फॉर्म? एलॉयज का फॉर्मेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेम एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशनल मेटल। इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जैसा बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है साइज का, नॉट अ वेरी बिग वेरिएशन ऑफ साइज लाइक एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो जब इनको मोल्टन स्टेट में मिलाया जाता है, देन एटम्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, replace one by one to form homogeneous composition, and this homogeneous composition is known as alloy। और इस homogeneous composition को alloy कहते हैं। इस समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो alloys formation का लॉजिक हुआ ऑलमोस्ट सेम साइज। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मेन कारण है सरफेस पर फ्री वैलेंसी का होना, सरफेस पर फ्री वैलेंसी का होना और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का शो करना, जिसके कारण ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड दैट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, और ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ट्रांजिशनल मेटल्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन सो मैनी केमिकल रिएक्शंस। देन हम लोग बात कर रहे थे फाइनली K2Cr2O7 के बारे में, पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर
potassium dichromate. तो from chromite ore FeOCr2O3 is the formula of chromite ore. It is fused with sodium carbonate. जब उसको हम सोडियम कार्बोनेट और एयर के साथ कैल्सिनेट करते हैं तब क्रोमाइट और सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है. By the action of sulfuric acid, it is converted into sodium dichromate, and when it is treated with potassium chloride, then it is converted into K2Cr2O7. तो 3 स्टेप का इन्वॉल्वमेंट हुआ. क्रोमाइट और से सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट से पोटाशियम डाइक्रोमेट. ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेस soluble in cold water but highly soluble in hot water. कोल्ड वाटर में कम soluble और हॉट वाटर में completely soluble होता है K2Cr2O7. अब इसकी अगली प्रॉपर्टी पर हम लोगों को बात करना है. तो अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्शन ऑफ एल्कली. तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एक्शन ऑफ एल्कली. KOH का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर. तो K2Cr2O7 क्या क्या ध्यान रखेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो इन अल्कालाइन मीडियम it turns to chromatation. It turns to potassium chromate. Potassium chromate येलो में कन्वर्ट हो जाएगा. क्रोमेटायन के कारण येलो कलर आएगा. इट टर्न्स टू येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट. when acidify again then turns orange red. और acidify करने पर फिर से ऑरेंज रेड हो जाएगा. acidify then it turns orange red. तो पोटाशियम क्रोमेट बनेगा पहले जो कि येलो कलर का क्रोमेटायन के कारण येलो कलर देगा. और अगर इसको मैंने एसिडिफाई कर दिया तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा ये ऑरेंज रेड कलर में. तो देखो क्या रिएक्शन हुआ, अब उसकी बात करते हैं. तो केमिकल रिएक्शन भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी. अब जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स नहीं देने हैं वो सीधे ध्यान रखेंगे कि क्रोमेटायन बनेगा CrO4 माइनस जिसके कारण येलो कलर आएगा और फिर से Cr2O7 डबल नेगेटिव बन जाएगा जिसके कारण ऑरेंज रेड कलर फिर से आ जाएगा. बट ओवरऑल रिएक्शन भी मैं आपके लिए लिख देता हूं. तो देखो K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट अल्कलाइन सॉल्यूशन में जब इसको हम KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो KOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा K2CrO4. दिस इज क्रोमेट K2CrO4 प्लस वाटर. तो क्रोमेट आयन का फॉर्मेशन करता है. नॉर्मली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है. OH आयन तो नाउ इट टर्न्स टू 2CrO4 माइनस और क्रोमेट आयन के बनने के कारण येलो कलर मिल जाएगा. और अगर इस क्रोमेट आयन के अंदर 2CrO4 माइनस अगर फिर से इसको एसिडिफाई कर दिया जाए मतलब इसमें H+ ऐड कर दिया जाए तो वापस से ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस वाटर के अंदर. मतलब फिर से ऑरेंज रेड कलर का हो गया है. तो अगर कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि K2Cr2O7 का सॉल्यूशन है उसका pH 8 के ऊपर बढ़ा दिया
तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन को अल्कलाइन कर दिया, ये ध्यान रखना है। तो अगर अल्कलाइन कर देंगे तो येलो कलर आ जाएगा, और वापस से उसका पीएच कम कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से ऑरेंज रेड कलर आ जाएगा। फर्दर इट गिव्स ऑरेंज रेड कलर। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब उसके बाद बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। तो वन बाय वन हम लोग सभी रिएक्शंस पे, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन पे बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट, हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। इफेक्ट ऑफ हीट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा Cr2O3 में, क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। K2Cr2O7, K2Cr2O7 on heating it is converted into Cr2O3, chromic anhydride, chromic anhydride। K2CrO4 पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट और क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाएगा एंड रिमूव द ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होगी। तो हीटिंग पर क्रोमिक एनहाइड्राइड इसका मेन प्रोडक्ट है, क्रोमिक एनहाइड्राइड, ये ध्यान रखना है। तो हीट करने पर क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, अगले रिएक्शन पर। इफेक्ट ऑफ concentrated sulfuric acid, इफेक्ट ऑफ concentrated sulfuric acid। तो इसके दो स्टेप्स हैं और दोनों स्टेप ध्यान रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो इफेक्ट ऑफ concentrated sulfuric acid, तो पहला कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेट, कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या प्रोडक्ट बनेगा, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। इट गिव्स Cr2O3, इट मीन्स क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाएगा। तो क्या बनाएगा, क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाएगा। जब आप इसको कोल्ड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रखेंगे तो K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यहाँ से चले जाएगा मेन प्रोडक्ट क्या है, फिर से Cr2O3, क्रोमिक एनहाइड्राइड इज द मेन प्रोडक्ट। CrO3 है, CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, और वहाँ पे अच्छा क्या बन रहा था, Cr2O3 डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड बन रहा था पिछले वाले रिएक्शन में, नॉट क्रोमिक एनहाइड्राइड। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये CrO3 होता है, फॉर्मूला वहाँ पे मैंने, वो डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड होगा। दिस इज क्रोमिक एनहाइड्राइड, CrO3 इज कॉल्ड क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे, वहाँ पे गलती हुई, डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड था वहाँ, यहाँ क्रोमिक एनहाइड्राइड है। CrO3 इज द क्रोमिक एनहाइड्राइड प्लस 2KHSO4, KHSO4 potassium persulfate, and again here water is released, तो एक वाटर भी निकलेगा। CrO3 is called chromic anhydride, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो concentrated sulfuric, cold and concentrated sulfuric acid के साथ chromic anhydride बनेगा, its formula is CrO3। okay, next, when heated with concentrated sulfuric acid, दूसरा स्टेप इसका, when heated with concentrated sulfuric acid, heated with concentrated sulfuric acid, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है इस स्टेप में, ये इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। heated with concentrated sulfuric acid, तो नाउ K2Cr2O7 प्लस sulfuric acid H2SO4, K2Cr2O7 plus H2SO4, and the product is potassium sulfate K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice, Cr2SO4 whole thrice मतलब क्रोमियम सल्फेट बनेगा, पोटाशियम सल्फेट बनेगा, और उसके साथ साथ
वाटर और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी इस स्टेप में। ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व इन दिस स्टेप। तो इस स्टेप में जब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो क्रोमियम सल्फेट यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा Cr2SO4 होल थ्राइस एंड इवॉल्व द ऑक्सीजन गैस। पहले वाले में क्या हो रहा था, कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेट के साथ क्रोमिक एनहाइड्राइड बनता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड बनता है। और इस स्टेप में क्या बना, इस स्टेप में बनेगा क्रोमियम सल्फेट के साथ साथ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा, क्रोमियम सल्फेट के साथ साथ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, देन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 act as strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, strong oxidizing agent प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मीन्स इटसेल्फ क्या करेगा, इटसेल्फ रिड्यूस कर जाएगा। तो देखो वो रिएक्शन जो हम लोगों ने बैलेंसिंग के समय में पढ़ा था, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 6 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस आयन, तो इटसेल्फ रिड्यूस होगा 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो इटसेल्फ रिड्यूस हो गया। 6 बैलेंस, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ गया। 6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हियर, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइनली 6। तो +6 से कहाँ पे आया, +3 पे आया, सॉरी +6 से कहाँ आया, +3 पे आया। तो क्रोमियम इटसेल्फ रिड्यूस हो गया। इट मीन्स इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा एंड इट्स E0 वैल्यू इज पॉजिटिव 1.31 वोल्ट, पॉजिटिव 1.31 वोल्ट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है क्योंकि खुद रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ रिएक्शंस के बारे में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले रिएक्शन देखो, जैसे हमने कहा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस is converted into Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस वाटर। तो अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लोगे, मैंने आपको बैलेंसिंग करना बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बैलेंस कर लोगे। फिर भी एक बार दोबारा मैं आपको बैलेंस करना बता देता हूँ, क्योंकि जब रिएक्शंस आएगी तो उसको बैलेंस करने के लिए भी पूछेंगे, उसमें ये पूछेंगे कितने क्रोमियम आएंगे, कितने आयरन आएंगे, इनके फॉर्मेट को कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करेगा, ये सब भी पूछते हैं। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें पूछते हैं कि कितने आयरन आए, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, तो ऑल द स्टेप्स आर नेसेसरी, है ना। अब देखो Cr2O7 2 नेगेटिव का क्रोमियम कहाँ पर है, 6 प्लस पर है। Cr2O7 डबल नेगेटिव का क्रोमियम कहाँ पर है, 6 प्लस पर है। इसका फैक्टर कैसा है, Cr3 प्लस पे है ये। अब पहला काम क्या करते हैं हम, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इट इज ऑक्सीडाइजिंग स्टेप और रिड्यूसिंग स्टेप। तो यहाँ पे देखो चार्ज कितना है, 6 प्लस का, 6 प्लस से कहाँ आया, 3 प्लस पर। तो दिस इज रिडक्शन स्टेप, ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन स्टेप के अंदर क्या काम हुआ, Cr2O7 डबल नेगेटिव का क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन से कहां पर पहुंच गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंच गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो कहां काम कैसे करते हैं, यहां पे क्या था, Cr2O7 2 माइनस, ओके,
यहाँ पे हम अपनी जानकारी के लिए लिखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन +6 है। यहाँ पे क्या काम करेंगे, 2Cr3 प्लस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द एटॉमिसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द एटॉमिसिटी। उधर पे 2 क्रोमियम था तो राइट हैंड साइड पर भी हमने 2 क्रोमियम ले लिया। अब अगली बात देखो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है 6 से 3 पर, किसके लिए, 1 क्रोमियम के लिए। व्हेन 1 क्रोमियम इज शिफ्टेड फ्रॉम +6 to +3 देन इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन। एक क्रोमियम अगर 6 से 3 पे आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। अब कितने क्रोमियम आ रहे हैं, 2 क्रोमियम आ रहे हैं साइमल्टेनियस। कितने क्रोमियम आ रहे हैं, 2। 1 क्रोमियम Cr+6 से Cr+3 पे जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन। 2 क्रोमियम आए तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज करेगा। तो नाउ इट इज Cr2O7 2 नेगेटिव को अगर 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये 2Cr3 प्लस में पहुंच जाएगा। आप याद करो मैंने आपको ऐसा लिखवाया था कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 6 फैराडे चार्ज लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज पर 1 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इससे फैमिलियर तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में इस टाइप की चीज़ें आएगी, इसलिए मैंने कहा कि बैलेंसिंग पर एक बार हम लोग और बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। व्हाट हैपन्स इन ऑक्सीडेशन स्टेप, तो ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या हो रहा है इस बात को देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि सर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बोर्ड पर मेरी राइटिंग तो थोड़ी ख़राब हो गई है ना, इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी उस बोर्ड पर, बट अब ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी, आप लोग चाहते थे कि सर भी स्मार्ट बोर्ड पे लिखें, तो लीजिए लिख रहे हैं। राइटिंग में अंतर तो आया है ना। ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या हो रहा है, Fe2 प्लस से कहाँ जा रहा है, Fe3 प्लस पे जा रहा है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहीं पे लिख दें, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब पहले स्टेप में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 6 का चेंज है। दूसरे में कितने का चेंज है, मतलब पहले वाले ने 6 लिए हैं, तो अगर जब तक दूसरा वाला 6 देगा नहीं तो वो लेगा कहाँ से। तो हाउ इट इज बैलेंस, इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 6, तो नाउ इट इज 6Fe2 प्लस is converting to 6Fe3 प्लस। तो 6Fe2 प्लस का कन्वर्जन हो जाएगा 6Fe3 प्लस में, जब मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई किया। अब इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस बराबर, तो 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने कैंसिल कर दिया। अब आगे के स्टेप को बैलेंस करना सीखते हैं, हाउ टू बैलेंस फर्दर। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें आ गई आपके पास, Cr2O7 डबल नेगेटिव, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 6Fe2 प्लस, यहाँ पे था H प्लस, यहाँ से आया 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस प्लस वाटर। तो आगे के जो स्टेप हैं इसके ना रिएक्शन के, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, इसलिए आपको एक बार सिखाया मैंने ताकि आप अच्छे से इसको याद कर लो। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, H प्लस और वाटर और बैलेंस करना है। तो आयरन के पास तो कहीं आयरन, ना तो ऑक्सीजन है और ना आयरन के पास कोई H प्लस है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2Cr3 प्लस। इसका ऑक्सीजन क्या से बैलेंस होगा, 7 ऑक्सीजन था तो यहाँ लिख दिया मैंने 7 वाटर, 7 ऑक्सीजन था तो 7 वाटर इधर कर दिया। नाउ व्हाट हैपन्स, Cr2O7 2 नेगेटिव, 7H वाटर बनाया तो इधर पे कितने H प्लस हो जाएंगे, 14, 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O, ये हो गया अब पूरा स्टेप, है ना। अब बात करते हैं आगे, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H प्लस, नाउ 2Cr3 प्लस प्लस 6Fe3 प्लस प्लस
7H2O। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो क्या क्या आया, Cr2O7 के साथ 6Fe 14H प्लस, 6Fe 14H प्लस और 2Cr3 प्लस, और उसके साथ साथ 7 वाटर पे ये रिएक्शन बैलेंस हुई। अब चार्ज गिन लो तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 14 26, 26 में से 2 चले गए तो कितना बचा, 24 पॉजिटिव। एंड नाउ हियर 2 3 6 एंड 6 3 18, 2 3 6 और 6 3 18 प्लस 6 24। तो नाउ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड चार्जेस आर सेम, इट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिख पाएंगे, Cr2O7 डबल नेगेटिव के साथ 6 आयरन 2 प्लस 14H प्लस 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस प्लस 7H2O और 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से ये रिएक्शन बैलेंस हुई है। ओके, तो ये रिएक्शन इस बात को जस्टिफाई करती है कि K2Cr2O7 इटसेल्फ रिड्यूस होता है, इट मीन्स इट इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, इट इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है। K2Cr2O7, K2Cr2O7 एक्सचेंज 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है। सो इट्स इक्वलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्वलेंट वेट कितना हो जाएगा, 294/6। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, बट नाउ इट इज जस्टिफाइड। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, तो इक्वलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो इट इज नाउ द इक्वलेंट वेट ऑफ KMnO4 K2Cr2O7 कितना आ गया, 24, कितना बचा 5, 49। ओके, तो 49 is the equivalent weight of K2Cr2O7 because it exchange 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है, इसलिए इसका इक्वलेंट वेट आ जाएगा 294 is the molecular weight divided by number of electron exchange. Now it is 49 is the answer. ठीक है, तो इक्वलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये भी बात हो गई। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है। तो नाउ व्हाट हैपन्स, नेक्स्ट रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। तो -1 से 0, इट मीन्स ऑक्सीडेशन, -1 से 0। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, इट मीन्स इट इज ऑक्सीडाइज, आयोडीन को ऑक्सीड Ki को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में। एंड व्हाट इज द रिएक्शन, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस, Ki की जगह हम I माइनस यूज कर लेंगे जब हम आयंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू 3I2। और हमारे फोकस बैच के बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हमको केवल ये ध्यान रखना है I माइनस से I2 पे जाएगा, उनको पूरा रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस 7H2O। ओके, 14H प्लस लिखा मतलब 7H2O बन जाएगा। नाउ इट इज अ बैलेंस फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। ओके, अगले रिएक्शन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। तो Ki को I2 में ले जाएगा, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट मतलब Fe2SO4 होल थ्राइस, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट को कन्वर्ट करेगा फेरिक सल्फेट में। ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लेते हैं,
K2Cr2O7 acidic medium, K2Cr2O7, 7H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हुआ एसिडिक मीडियम K2Cr2O7, 7H2SO4, 6FeSO4, FeSO4 तो क्या बना देगा 3Fe2SO4 whole thrice. Now the ferrous sulfate is converted into ferric sulfate. तो फेरस सल्फेट को कन्वर्ट करके फेरिक सल्फेट में ले जाता है। K2SO4 प्लस K2SO4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर भी आएगा, है ना, प्लस 7 वाटर, प्लस 7 वाटर। तो कुल हमको क्या ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट को टर्न किया फेरिक सल्फेट में, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। अगला रिएक्शन, तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज करता है। मान लो मुझे आयंस के फॉर्म में लिखना है, तो Cr2O7 डबल नेगेटिव, वही का वही रिएक्शन है, 14H प्लस एंड 6Fe2 plus is converted into 6Fe3 plus 2Cr3 plus 7H2O। ये लिख दिया मैंने रिएक्शन को वापस से आयंस के फॉर्म में, ठीक है। H2S को सल्फर में कन्वर्ट करेगा, H2S टू सल्फर, तो H2S 2 माइनस सल्फर पे गया तो 0, H2S को सल्फर में कन्वर्ट करेगा, तो K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, जब हमने K2Cr2O7 लिखा है तो यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा ना, K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2S से क्या बना देगा, सल्फर बना देगा, ये इसका मेन कंपाउंड है, ये ध्यान रखना है। तो K2Cr2O7 H2S को सल्फर में कन्वर्ट करता है, 3H2S लगेंगे बैलेंसिंग में, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस, तो K2SO4 भी बनेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस भी बनेगा और 7H2O भी बनेगा, 7H2O इज ऑल्सो हियर। और किसी भी रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो, कौन कितने फैक्टर पे काम कर रहा है ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगला, सल्फाइड SO3 2 माइनस को SO4 2 माइनस में लेके जाएगा, सल्फाइड टू सल्फेट, ठीक है, सल्फाइड्स टू सल्फेट, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस 8H प्लस, आयंस के फॉर्म में लिख देते हैं, आजकल आयंस के फॉर्म में ही आती है, 3SO3 2 माइनस, तो क्या बना देगा, सबसे पहला काम सल्फाइड को सल्फेट में लेके जाएगा, सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड टू सल्फेट। तो नाउ देयर इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर एक और ऑक्सीडेशन का स्टेप देखा हम लोगों ने, सल्फाइड टू सल्फेट। अगला SO2 टू सल्फ्यूरिक एसिड, SO2 टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 4 है, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो सल्फर SO2 टू H2SO4, SO2 को कन्वर्ट करेगा H2SO4 में, SO2 को
H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। नाउ द रिएक्शन इज K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। तो एसिडिक मीडियम में ये काम हो रहा है K2SO2 टू सल्फ्यूरिक एसिड, SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अच्छा, SO2 टू सल्फ्यूरिक एसिड, तो SO2 टू सल्फ्यूरिक एसिड, और वो सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन में आएगा तो देखो कैसे होती, पहले एक स्टेप देख लेते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा इसमें। SO2 टू सल्फ्यूरिक एसिड, SO2 टू सल्फ्यूरिक एसिड, SO2 प्लस O प्लस वाटर, SO2 प्लस नासेंट ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऐसा रिएक्शन होता है। तब जाता है ये H2SO4 के अंदर। फिर ये SO4 H2SO4 यहाँ पे कंबाइंड कर रहा है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड कर रहा है, तो ये बनाएगा प्रोडक्ट K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर, and this way it is converted into सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आयंस वाले फॉर्मेट में देखते हैं तो ज़्यादा क्लियरली ये बात हमको समझ में आएगी, आयंस वाले फॉर्मेट में ज़्यादा क्लियरली ये बात समझ में आएगी। तो देखो Cr2O7 डबल नेगेटिव, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H प्लस आयन। तो यहाँ से ये इसको कन्वर्ट करेगा, यहाँ से ये इसको कन्वर्ट कर लेगा 2Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस वाटर के अंदर। तो SO2 टू सल्फेट में कन्वर्जन इस बात को जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, तो दिस इज सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद स्टैनस को स्टैनिक में, स्टैनस टू स्टैनिक, SN4 SN2 से SN4 प्लस, SN2 से SN4 प्लस पे जाएगा। इट मीन्स स्टैनस टू स्टैनिक। अब स्टैनस से स्टैनिक पे जाने का रिएक्शन कैसा होगा? अगेन बिल्कुल सेम टू सेम, Cr2O7 डबल नेगेटिव, Cr2O7 डबल नेगेटिव, 3SN2 प्लस 14H प्लस, and the reaction is 3SN plus 4 plus 2Cr3 plus 7H2O. तो this is the conversion of stannous to stannic. ये stannous से stanic का conversion. Reaction with हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था ये इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 reacts with hydrogen peroxide H2O2 to form CrO5 perchromate blue with butterfly shape structure.
ठीक है। तो बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड बनाता है Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 2H प्लस 4H2O2 हाइड्रोजन peroxide. It gives 2CrO5 पर क्रोमेट ब्लू। तो हमने क्योंकि यहाँ पे Cr डायरेक्टली, तो CrO5 बन जाएगा और 5 वाटर बन जाएगा, 5 वाटर। एंड दिस कंपाउंड इज very important because in this compound the oxidation number of chromium is not 10, the oxidation number of chromium is 6. इस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6। 4 इसके पास पैरोक्सी लिंकेज हैं और 1 इसके पास ऑक्साइड लिंकेज है। 4 पैरोक्सी और 1 ऑक्सी, तो कुल ओवरऑल जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +6 होगा। इसके बाद एक क्लोरीन को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट भी है, हैलाइड को आइडेंटिफाई, क्लोरीन सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट भी है, एंड इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या कहते हैं इसको हम? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। टू डिटेक्ट क्लोराइड, टू डिटेक्ट क्लोराइड आयंस, टू डिटेक्ट क्लोराइड आयंस, जो कि क्लोराइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। टू डिटेक्ट क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन के डिटेक्शन का टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो क्या ध्यान रखना है? व्हेन क्लोराइड सॉल्ट is heated with acidic K2Cr2O7, acidic K2Cr2O7, then it gives orange red vapors, orange red vapors of क्रोमाइल क्लोराइड। केवल नाम ध्यान रखने हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड का ऑरेंज रेड वेपर मिलता है, फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए क्रोमाइल क्लोराइड का, इट इज CrO2Cl2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड? CrO2Cl2। तो व्हेन क्लोराइड सॉल्ट इज हीटेड with K2Cr2O7, then it gives orange red vapors of chromyl chloride, orange red vapors of chromyl chloride. When this vapor is passed through the alkaline solution, when vapors pass through the alkaline solution, pass through alkaline solution, अगर इस वेपर को आप अल्कलाइन सॉल्यूशन से पास करोगे तो टर्न येलो, द वेपर्स टर्न येलो। तो यहाँ पे एक और जस्टिफिकेशन इसका हम कर सकते हैं। तो क्लोराइड को पहचानने का टेस्ट है, क्लोराइड सॉल्ट को पहचानने का टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड। जब इसको हम K2Cr2O7 के एसिडिफाइड सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तब ये क्रोमाइल क्लोराइड का ऑरेंज रेड वेपर बनाता है। इट फॉर्म्स ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। इट्स फॉर्मूला इज CrO2Cl2, and when this vapor are passed through the alkaline solution again turns yellow. Okay, so now the reaction, अब बारी आई केमिकल रिएक्शन की। तो what is the
केमिकल रिएक्शन, इसकी बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, उसको याद करना मुश्किल रहता है लेकिन करना तो पड़ेगा। तो नाउ K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और क्लोराइड सॉल्ट के लिए सिंपली आप पोटासियम क्लोराइड ले लो। तो पहले तो आप बात कर लो क्रोमाइल क्लोराइड की, CrO2Cl2 is the chromyl chloride. This is in form of orange red vapors, 2KHSO4 plus NaHSO4 प्लस 3 वाटर। तो एक स्टेप तो ये हो गया। This is the orange red vapors of chromyl chloride and this vapor is allowed to pass through the alkali. तो दूसरा जो स्टेप है CrO2Cl2, CrO2Cl2, CrO2Cl2 chromyl chloride vapors and chromyl chloride vapors with alkali, NaOH, RKOH कुछ भी यूज कर सकते हैं। It gives sodium chromate Na2CrO4, क्रोमेट आयन के कारण येलो कलर आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो Na2CrO4 बना लेगा। ओके, तो CrO4 अल्कलाइन सॉल्यूशन में जाने पर बन जाएगा, इसलिए वापस से येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, acidified K2Cr2O solution. K2Cr2O solution is also used to आइडेंटिफाई द अल्कोहलिक ड्रंकर्स। जो लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं या पुलिस को कभी चेक करना होता है तो उसके लिए भी एसिडिफाइड K2Cr2O7 का सॉल्यूशन यूज होता है, और वो एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है जिसमें जोर से फूंकने पर उसका ग्रीन लाइट बर्न हो जाएगा। अगर अल्कोहल का परसेंटेज बॉडी में रिक्वायर्ड से ज़्यादा है तो ग्रीन लाइट बर्न होगा, एंड दिस इज द इंडिकेटर दैट पर्सन इज इन ड्रंकन स्टेट। और ये इस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि पर्सन जो है ड्रंकन स्टेट में है। ओके, तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 solution is used to identify the alcoholic drunkards. In the next lecture हम लोग स्टार्ट करेंगे कैमनोफोर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एफ ब्लॉक में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके कमांडोज।